गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता थानिया और दोस्तों इस चैनल पर हम एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज कर रहे थे, जिस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। और दोस्तों हम एचएसएससी के बिल्कुल जो लेटेस्ट पेपर हुए थे फरवरी और मार्च 2020 के अंदर, जो लगभग ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम जो पेपर करने वाले हैं वो है इस सीरीज की 6th वीडियो। 5 पेपर हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। आज वाला जो पेपर है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 9, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट थी। दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर ये पोस्ट थी। और दोस्तों ये आफ्टरनून सेशन का एग्ज़ाम था और इसके साथ साथ मैंने इसकी डेट भी मेंशन की है। ये वाला एग्ज़ाम आफ्टरनून 24 फरवरी 2020 को हुआ था। तो आइए करते हैं आज इस पेपर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्टिंग के अंदर हिंदी के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से क्या चंद्रमा का पर्याय नहीं है। दोस्तों हमसे चंद्रमा का पर्यायवाची है, जो इन 4 ऑप्शंस में से जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा है। ऑप्शन ए सुधाकर, जो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। राकेश, ऑप्शन बी ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी चालाक, ये बिल्कुल भी चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन डी है दोस्तों हिमकर, तो हिमकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तीनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन ए, बी और डी। लेकिन जो ऑप्शन सी है चालाक, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो क्या क्या होते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची? सुधाकर, राकेश और हिमकर। आगे के लिए भी ध्यान रखना दोस्तों, इनमें से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं सुधाकर, राकेश और हिमकर, जबकि जो ऑप्शन सी है चालाक ये है राइट आंसर, जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों जो शब्द दिए गए हैं उनका विपरीत अर्थक पूछा है और हमें शब्द दिया है जय। ऑप्शन जय के जो हमें विपरीत अर्थक बताना है, ऑप्शन ए पर मधु, ऑप्शन बी प्राज्य, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी उतार। तो दोस्तों मधु, ठोस और उतार का तो जय से कोई लेना देना ही नहीं है। जो जय का विपरीत अर्थक होगा वो होगा ऑप्शन बी प्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आप रोज कहते हो ना एचएसएससी ने नाक में दम कर दिया, पेपर नहीं ले रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकालते, वेटिंग लिस्ट नहीं लगाते। वही है नाक में दम करने मुहावरे का सही अर्थ, अर्थात तंग करना। ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन बी तंग करना, ऑप्शन सी तेज भागना, ऑप्शन डी ईर्ष्या होना। दोस्तों नाक में तंग करना होता है ऑप्शन बी तंग करना। और ये वाली जो मैं आपको की बता रही हूँ, आंसर्स बता रही हूँ, ये आपके एचएसएससी की ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपनी साइड से नहीं बना रही। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारियाँ शब्द का एक वचन चुनिए। दोस्तों अलमारियाँ का जो एक वचन ऑप्शन ए पर है अलमारी, जिसके अंदर आधा ले दिया गया है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ऑप्शन बी अनेक अलमारी, जो भी सही नहीं है। ऑप्शन सी अलमारी, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी दिया है दोस्तों अलमारी, जो बिल्कुल गलत है। तो अलमारियाँ शब्द का एक वचन क्या होगा? ऑप्शन सी अलमारी। 5वां देखिए दोस्तों क्वेश्चन, माला शब्द का बहुवचन चुनिए। तो माला शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है मालो, ऑप्शन बी मलाएं, ऑप्शन सी अनेक माला और ऑप्शन डी मालाएं। क्या कहते हैं दोस्तों, कितनी मालाएं लाए, यही होता है ना। जब भी आपको एक वचन बहुवचन या स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी इस तरह का हिंदी में बनाना हो तो उसको सेंटेंस में यूज करके देखो, वाक्य में प्रयोग करके देखो, फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो माला शब्द का जो बहुवचन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी मालाएं। देखो हिंदी के 5 प्रश्न है, फिर से रिपीट करवा रही हूँ। पहला चंद्रमा का पर्यायवाची
सुधाकर, राकेश और हिमकर होता है, जबकि चालाक चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता। जय का विपरीतार्थक क्या होगा दोस्तों? प्रज्य होगा। नाक में दम करने का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है तंग करना। अलमारियां शब्द का सही एक वचन होगा अलमारी, जो ऑप्शन सी है। और माला शब्द का सही बहुवचन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मालाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंग्लिश का सेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली स्थान देकर इज द सिनोनियम ऑफ ब्रिटल। ब्रिटल वर्ड दिया है, स्पेलिंग होती है ब्रिटल की BRITTLE। और सिनोनियम तो आपको पता होगा दोस्तों, सिनोनियम क्या होते हैं? समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। तो ब्रिटल है दोस्तों, वर्ड दिया है ब्रिटल का। सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। BRITTLE ब्रिटल होता है नाजुक या फिर टूट जाने वाला। क्या होता है ब्रिटल? नाजुक या फिर टूट जाने वाला। हमें सिनोनियम बताना है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आप सभी को पता है, जो बहुत ही तीव्र बुद्धि होता है, जो बहुत मतलब जो अच्छे पढ़ाई में जो अच्छा होता है या हर काम में जो अच्छा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट। ऑप्शन बी है ब्राइट, जो चमकदार होता है। ऑप्शन सी है दोस्तों ब्रेकेबल, जो टूट जाता। ब्रेक होता है टूटना, और ब्रेकेबल टूटने लायक या फिर जो टूट जाने वाला होता है, वो क्या होता है? ब्रेकेबल। और ब्रिटल भी हमारा क्या था? नाजुक या फिर टूट जाने वाला। तो ब्रिटल का जो सही सिनोनियम होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्रेकेबल। और ऑप्शन डी है दोस्तों टफ या फिर मुश्किल। जो ब्रिटल का सिनोनियम नहीं है, तो ब्रिटल का राइट सिनोनियम है ऑप्शन सी, ब्रेकेबल या फिर टूट जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एंटोनियम पूछा है, विपरीतार्थक पूछा है। खालिस्तान इज द एंटोनियम ऑफ प्रीसाइज। प्रीसाइज वर्ड दिया है दोस्तों PRECISE। अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉर्मल इंग्लिश भी यूज करते हैं तो ये वर्ड बहुत ही कॉमन है दोस्तों। प्रीसाइज का जो मीनिंग होता है वो होता है एकदम सटीक या एकदम ठीक या फिर बिल्कुल जो विधिवत पूर्ण लगाया गया होता है, जिसको आप एक्यूरेट भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट या फिर एक्यूरेट। क्या होता है प्रीसाइज? स्टेक, जो बिल्कुल ठीक होता है, विधिवत होता है, उसी को कहते हैं प्रीसाइज। और यहाँ पर हमें बताना है उसका विपरीतार्थक या फिर एंटोनियम। तो दोस्तों प्रीसाइज के आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक्यूरेट, जो प्रीसाइज ही होता है। ऑप्शन सी है दोस्तों एब्सोल्यूट, ये भी बिल्कुल प्रीसाइज का ही सिनोनियम है। और ब्यूटीफुल, जिसका प्रीसाइज से कोई लिंक नहीं है। तो दोस्तों अनसर्टेन है, क्योंकि इसमें कुछ भी सुटेबल नहीं होता। अनसर्टेन होता है, जिसके बारे में कुछ भी ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। प्रीसाइज होता है स्पेसिफिक और अनसर्टेन होता है अनस्पेसिफिक। तो प्रीसाइज का जो एंटोनियम होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनसर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है जो आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम ए बेड ऑफ रोजेज। अर्थात हमें मुहावरा दिया है, वो क्या है? ए बेड ऑफ रोजेज, अर्थात गुलाब के फूलों का बिस्तर। तो फूलों का बिस्तर दोस्तों, इसका क्या होगा? मीनिंग क्या होगा? एन ईजी सिचुएशन, क्योंकि देखो फूलों का बिस्तर होगा तो इसका मतलब इंसान बहुत ही आराम से, बहुत ही सुख से रह रहा है। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, एन ईजी सिचुएशन, कि बहुत ही आरामदायक कंडीशन में है। ऑप्शन बी ए फ्रेगनेंट प्लेस। फ्रेगनेंस होती है दोस्तों खुशबू, या फिर देखो जो स्मेल होती है, स्मेल बैड स्मेल भी होती है और गुड स्मेल भी होती है। जो गुड स्मेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगनेंस बोलते हैं। और एक फ्रेगनेंट प्लेस जो रोजेज के लिए यहाँ पर यूज किया है, लेकिन ये एक लोकोक्ति है, बेड ऑफ रोजेज, जिसका मीनिंग एक फ्रेगनेंट प्लेस नहीं है। एक टफ ऑप्शन भी नहीं है और एक इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल सिचुएशन भी नहीं है। ए बेड ऑफ रोजेज, फूलों का बिस्तर, गुलाब के फूलों का बिस्तर, तो क्या होगा? एन ईजी सिचुएशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक सेंटेंस दिया है और ग्रामेटिकली करेक्ट करवाना है। व्हाट टाइम इज द एग्जाम स्टार्ट। दोस्तों देखो आपको भी ग्रामेटिकली मिस्टेक लग रही होगी। अगर यहाँ पर इज आया है तो क्या आना चाहिए? व्हाट टाइम इज द एग्जाम स्टार्टिंग।
इज के साथ क्या आता है, ING आएगा। इज MR तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। लेकिन यहाँ पर हमें सेंटेंस ग्रामेटिकली मिस्टेक लग रहा है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। टाइम द एग्जाम बी, बिल्कुल सही नहीं है। इज स्टार्टिंग टाइम, नो, ये भी गलत नहीं, सही नहीं है। इज एग्जैक्ट एग्जाम टाइम ऑफ, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमें दिया है, टाइम डज द एग्जाम। कंप्लीट सेंटेंस देखिए, व्हाट टाइम डज द एग्जाम स्टार्ट। इज की जगह क्या आएगा, डज। व्हाट टाइम डज द एग्जाम स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक सेंटेंस दिया है और हमें जो वर्ड्स दिए हैं उनसे उसको फुलफिल करना है। Although the rained heavily this monsoon, there is खालिस्तान of rainfall in some parts of the state। देखो दोस्तों, जहाँ पर although वर्ड आता है वहाँ पर विरोधाभासी शब्द होते हैं। यद्यपि, although किसके लिए होता है, यद्यपि के लिए। यद्यपि इट रेन्ड हैवीली दिस मानसून, यद्यपि इस वाले मानसून में बहुत ही भारी बारिश हुई है, परंतु देर इज ए डेफिसिट आएगा, कमी आएगी, क्योंकि वहाँ पर भारी बारिश हुई है। यद्यपि वर्ड है, इसका मतलब नकारात्मक सेंटेंस होगा। देर इज ए डेफिसिट ऑफ रेनफॉल इन सम पार्ट्स ऑफ द स्टेट, यद्यपि बहुत भारी मानसून की बारिश हुई, लेकिन फिर भी राज्य के कुछ हिस्सों में पानी की कमी है या बारिश की कमी है। एक्सेस नहीं हो सकता, एक्सेस ज़्यादा के लिए होगा, मॉडरेट भी नहीं होगा और ओवरफ्लो भी नहीं होगा। ऑल्दो वर्ड आया है तो वहाँ पर उसका अपोजिट वर्ड होगा, बारिश ज़्यादा हुई है परंतु फिर भी राज्य के कुछ हिस्सों में डेफिसिट होती है, कमी, पानी की या बारिश की कमी है। इंग्लिश के इतने ही क्वेश्चन हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, कोई भी वर्ड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश इतनी भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंडिया जीके के क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय नेता जिन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है की घोषणा की थी वो कौन थे। किन्होंने की थी दोस्तों, स्वराज मेरा या स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। ऑप्शन दिए हैं, श्री सुभाष चंद्र बोस, श्री अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक और श्री वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर बच्चे को पता होता है किन्होंने कहा था, श्री बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका नारा था, श्री बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। 2020 अंडर-19 विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा। दोस्तों उस टाइम किसी को नहीं पता था कि कोरोना आने वाला है, मार्च के बिल्कुल स्टार्टिंग में थे, ये एग्ज़ाम था जो फरवरी में हो चुका था। तो उस वक्त पूछा है कि जो 2020 अंडर-19 विश्व कप टूर्नामेंट होना है, भारतीय अंडर-19 टीम है जो क्रिकेट की, उसका नेतृत्व कौन करने वाला है। ऑप्शन दिया है, पृथ्वी शा, ध्रुव चंद्र जुरेल, प्रियम गर्ग और यशस्वी जायसवाल। तो दोस्तों 2020 अंडर-19 विश्व कप टूर्नामेंट जो भारत की क्रिकेट टीम है उसका नेतृत्व किसको दिया गया था। ऑप्शन सी, प्रियम गर्ग को। ध्यान रखना किसको दिया गया, प्रियम गर्ग को। अंडर-19 2020 की जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसका जो नेतृत्व प्रदान किया गया वो किया गया प्रियम गर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, नागार्जुन सागर बांध खालिस्तान नदी पर बना है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आ गया। नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना है। थोड़ी सी ट्रिक याद रख लीजिए, कृष्ण अर्जुन दोनों दोस्त थे, तो नागा अर्जुन, देखो नागा अर्जुन, इसके अंदर भी अर्जुन आ रहा है। जो नागा अर्जुन सागर बांध है वो कहाँ बना है दोस्तों, कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 दिसंबर 2019 में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। दोस्तों आई थिंक हर बच्चा इतना तो ध्यान रखता होगा, जैसे ही भारत में धारा 370 हटाई तो कौन सा, जम्मू कश्मीर और
एक है हमारा लद्दाख, जो दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7, अब हो गई है 9। दोस्तों पहले जो एक दादर और नगर हवेली था, दादरा और नगर हवेली है जो, उनमें दोनों को, दादरा और दमन को मिला दिया गया। उसकी वजह से फिर से हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, एक बार 10 हो गए थे, पहले 8 थे, 2 नए बने, लेकिन जो दोनों को मिला दिया गया तो फिर से अब वर्तमान में भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो 9 है। 1 दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु का होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है दोस्तों? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अर्थात सांसद बनने के लिए किसी व्यक्ति का कितनी आयु का पूर्ण होना चाहिए? तो कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। ऑप्शन सी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए या फिर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है, कितनी आयु चाहिए? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए या फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो एक उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए वो होती है 25 वर्ष। हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन है, देखिए। हरियाणा खालिस्तान में एक नया राज्य बना। बच्चे सोचते होंगे कि हरियाणा जीके में पता नहीं कितने मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। हरियाणा राज्य कब बना? तो दोस्तों कब बना था हरियाणा? पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का एक नया राज्य बना। कब बना? 1 नवंबर 1966। उससे पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? उससे पहले ही हरियाणा है जो पंजाब प्रांत का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की लड़ाई तो दोस्तों ऐसा टॉपिक है, इसके बगैर तो एचएसएससी का कोई पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में। दूसरी लड़ाई कब लड़ेगी? 1556 में। तीसरी लड़ाई कब लड़ेगी? 1761 में। तीनों ही ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन ए 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई। तीनों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक एग्जाम में पूछी ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। BBY स्कीम में BBY का पूरा नाम क्या है? BBY। ऑप्शन ए भारतीय भोजन योजना, ऑप्शन बी भारत बीमा योजना, ऑप्शन सी बिजली बचाओ योजना, और ऑप्शन डी है दोस्तों भावांतर भरपाई योजना। देखो योजना तो कहीं ना कहीं सारी ही चलती रहती हैं, लेकिन जो BBY है वो है हरियाणा के अंदर चलने वाली भावांतर भरपाई योजना। और दोस्तों आपको इसका ये भी पता होना चाहिए कि भावांतर भरपाई योजना किससे रिलेटेड है? दोस्तों ये किसानों से रिलेटेड थी। जो हमारी फसलें होती हैं उनका जो MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके अंदर कौन कौन सी फसलों को इंक्लूड किया गया है, उससे रिलेटेड थी भावांतर भरपाई योजना। तो BBY की फुल फॉर्म क्या है? भावांतर भरपाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल रिसेंट हरियाणा जी के पूछी गई है, लेटेस्ट पूछी गई है। हाल ही में करनाल के खालिस्तान गांव में यमुना नदी के तट पर रेत की खुदाई करते समय एक खनिक द्वारा शिवलिंग और नंदी की 1000 साल पुरानी मूर्तियों की खोज की गई है। गांव का नाम पूछा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आगे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। करनाल के पास गांव है, यमुना नदी के तट पर खुदाई करते हुए और किस किस की मूर्ति मिली? शिवलिंग और नंदी की मिली है, और 1000 साल पुरानी मूर्तियां हैं। और दोस्तों वो कौन सा गांव है? गांव का नाम दिया गया है फरीदापुर गांव, या फरीदपुर गांव भी बोलते हैं, फरीदापुर गांव भी बोलते हैं। करनाल का गांव है। करनाल का कौन सा गांव? फरीदापुर गांव है। यमुना नदी के तट पर खुदाई हो रही थी। इसी गांव में खुदाई करते करते एक खनिक था जो काम करने वाला था, उसको शिवलिंग और नंदी की 1000 साल पुरानी मूर्ति मिली है। और कहाँ पर? करनाल के फरीदपुर गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस पेपर के अंदर तो बिल्कुल लेटेस्ट हरियाणा जी के दी गई है।
1 दिसंबर 2019 में खालिस्तान हरियाणा के गृह मंत्री थे। दोस्तों देखो, अक्टूबर 2019 में हरियाणा की सरकार बन चुकी थी। अक्टूबर में इलेक्शन थे ना, आपको याद होगा, 21 अक्टूबर था ना शायद। 1 दिसंबर 2019 को जो वर्तमान हरियाणा की विधानसभा चल रही है, कौन सी विधानसभा है? 14वीं विधानसभा है। सॉरी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उनकी जो सरकार चल रही है, दूसरी योजना चल रही है, 14वीं विधानसभा है, उसके अंदर गृह मंत्री पूछे हैं। तो कौन है हमारे वर्तमान के गृह मंत्री? श्री अनिल विज। अभी भी वर्तमान में भी यही है, ध्यान रखना दोस्तों, बदले नहीं गए हैं। 1 दिसंबर 2019 की आए या फिर वर्तमान की बात की जाए, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री कौन से हैं? श्री अनिल विज। और अनिल विज का जो चुनाव क्षेत्र है वो कहाँ से है? अंबाला कैंट से अनिल विज हमेशा चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इंडियन स्पोर्ट्स ओनर्स अवार्ड जो थे 2019 के, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को, सॉरी फ्रेंड्स, इंडियन स्पोर्ट्स ओनर्स अवार्ड्स 2019 में हरियाणा की किस खिलाड़ी को, महिला खिलाड़ी को पूछा है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? देखो दोस्तों, बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन है। इंडियन स्पोर्ट्स ओनर्स अवार्ड 2019 का वितरण हुआ था, उसके अंदर पूछा है कि किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, और कौन से ईयर का? 2019 का जो पुरस्कार है वो मिला है। और दोस्तों पुरस्कार भी देखो ब्रैकेट में करके दिया गया है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर, जो किसी टीम का पार्ट ना होकर अकेले अकेले खेलते हैं, उनकी बात की गई है। तो दोस्तों ये पुरस्कार मिला था विनेश फोगाट को। ऑप्शन सी, इंडियन स्पोर्ट्स ओनर्स अवार्ड 2019 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जो मिला वो मिला ऑप्शन सी, विनेश फोगाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, बिल्कुल सिंपल पूछा है। हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। तो उनमें से रिजर्व कैटेगरी की सीटें पूछी हैं दोस्तों, तो कितनी सीटें हैं रिजर्व कैटेगरी की? रिजर्व कैटेगरी की जो लोकसभा के अंदर सीटें हैं वो 2 हैं। और कौन कौन सी हैं? एक सिरसा लोकसभा सीट और दूसरी है अंबाला लोकसभा सीट। हरियाणा में एक सिरसा लोकसभा सीट और दूसरी अंबाला से लोकसभा सीट है, वो दोनों की दोनों ही रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कवि और विद्वान ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की याद में उनके गृह नगर में एक स्कूल स्थापित किया है। दोस्तों पूछा है, जो कवि हैं, प्रसिद्ध विद्वान हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, उनका जो गृह नगर है वो कौन सा है? तो सभी को पता होगा कहाँ के हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। कहाँ के थे दोस्तों? पानीपत के थे। और एक इनकी जो बहुत ही बार जो वो पूछी जाती है इनकी पुस्तक, वो कौन सी थी? तिरिया के मजमू अल्ताफ हुसैन हाली की थी। किसकी थी? तिरिया के मजमूम किसकी प्रसिद्ध रचना है? अल्ताफ हुसैन हाली। जो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली थे उनका गृह नगर था पानीपत। कौन सा था दोस्तों? पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, श्री जोगिंदर सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वों में से एक हैं। कौन सी 3 भाषाओं में लिखते हैं? दोस्तों आधुनिक हरियाणा के साहित्यकारों में से हैं श्री जोगिंदर सिंह, जो एक साथ 3 भाषाओं में लिखते हैं। वो कौन सी भाषाओं में लिखते हैं दोस्तों? वो लिखते हैं हिंदी, पंजाबी और उर्दू के अंदर। कौन सी हैं उनकी तीनों भाषाएं? हिंदी, पंजाबी और उर्दू। कौन लिखते हैं? जोगिंदर सिंह हैं। आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक हैं और वो एक साथ 3 भाषाओं में लिखते हैं। वो कौन सी है? हिंदी, पंजाबी और उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदी पत्रिका संदेश खालिस्तान द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी संदेश? किसकी पत्रिका थी दोस्तों? पंडित तुलसीराम शर्मा दिनेश की, अयोध्या प्रसाद गोयलिया की, या फिर उदय भानु हंस, या फिर पंडित नेकी राम शर्मा की?
तो दोस्तों जो संदेश पत्रिका है वो किसने शुरू की थी? वो की थी पंडित नेकी राम शर्मा ने शुरू की थी। किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? पंडित नेकी राम शर्मा के द्वारा संदेश पत्रिका थी जो 1930 के अंदर शुरू की गई थी। और पंडित नेकी राम शर्मा का संबंध कहाँ से था? कलंगा, जो उस वक्त रोहतक के अंदर आता था लेकिन वर्तमान में भिवानी का गांव है। पंडित नेकी राम शर्मा ने 1930 में हिंदी की पत्रिका थी, संदेश नाम था, इसका प्रकाशन किया था। रोहतक से किया था क्योंकि उस वक्त कलंगा है जो रोहतक का पार्ट था, वर्तमान में भिवानी का पार्ट है। हिंदी पत्रिका थी, बहुत बार इसकी भाषा भी पूछी जाती है। संदेश नाम था। अगर आपको वैसे ना याद ना हो तो संदेश किसके होते हैं दोस्तों? नेकी के संदेश की बात की जाती है। हिंदी के अंदर पत्रिका थी, नाम था संदेश, 1930 में शुरू की गई, पंडित नेकी राम शर्मा ने की। और पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म दोस्तों 4 सितंबर 1887 को कलंगा गांव, जो उस वक्त रोहतक में था, वर्तमान भिवानी में है, उनके द्वारा शुरू की गई थी। बहुत बार इनका जन्मदिन भी पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। इनका जन्म था 4 सितंबर 1887। कई जगह इनका 7 सितंबर भी दिया है दोस्तों, ध्यान रखना ऑप्शन में क्या दिया है, लेकिन 1887 पूरा ध्यान रखना है। सितंबर का महीना था, 4 या 7 में से 2 ऑप्शन आ सकते हैं। कई बुक्स में 7 दिया होता है, कई बार 4 दिया होता है। तो हिंदी पत्रिका थी, संदेश नाम था, 1930 में शुरू की गई। और किसके द्वारा शुरू की गई? पंडित नेकी राम शर्मा के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कौन सी सीमा में है? तो दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कौन से जिलों में है? पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिलों में। और ये हरियाणा के कौन सी सीमा पर ज़िले हैं? ये हरियाणा के उत्तरी ज़िले हैं। कौन से ज़िले हैं? उत्तर दिशा है जो हरियाणा का उत्तरी हरियाणा है, उसके अंदर है पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा की उत्तरी सीमा में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों थोड़ा सा ज्योग्राफिकली भी पढ़ना, या तो सबसे बड़ा पूछा जाता है या सबसे छोटा पूछा जाता है। इससे पहले जो सबसे बड़ा जिला था वो भिवानी था। और जो स्टार्टिंग में जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तब सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तब था सबसे बड़ा जिला हिसार। उस वक्त हिसार का क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में हिसार का जो क्षेत्रफल था वो था 13,891 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हिसार में से कुछ हिस्सा भिवानी को दे दिया गया, एक फतेहाबाद जिला बन गया, एक सिरसा जिला बन गया। और वर्तमान में जो हिसार का क्षेत्रफल है दोस्तों वो बच गया है 3,983 वर्ग किलोमीटर। कितना बचा? 3,983 वर्ग किलोमीटर। और जो वर्तमान में हमसे क्वेश्चन पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों सिरसा। और सिरसा का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो होगा 4,277 वर्ग किलोमीटर, 4277 वर्ग किलोमीटर। कौन है सबसे बड़ा जिला? कौन सा है? सिरसा है। और सिरसा का क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा पूछा जाए हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो होगा फरीदाबाद जिला, और जिसका क्षेत्रफल है मात्र 741 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है। हरियाणा का भी सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है वो है फरीदाबाद, और फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर, जो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा है सिरसा। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट ध्यान से याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या क्या है? तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा की वैसे तो संख्या 91 है, क्योंकि एक राज्यपाल की सीट को भी विधानसभा में काउंट किया जाता है, लेकिन जो निर्वाचित विधायक होते हैं वो होते हैं हरियाणा के अंदर विधानसभा में 90, ऑप्शन सी। कितने होते हैं हरियाणा में निर्वाचित विधायकों की संख्या?
90 होती है। विधानसभा सीट हरियाणा में 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? जिस बच्चे ने सारी हरियाणा जी के पढ़ रखी है वो तो ठीक कर सकता है, जो तुक्का मारेगा उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिए हैं। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ पर है? पंचकूला में है। खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य ये भी पंचकूला में है। और ऑप्शन डी है दोस्तों सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, ये कैथल में है। लेकिन यहाँ तो पूछा है सूरजकुंड में, और सूरजकुंड दोस्तों कहाँ है? फरीदाबाद में है। तो एक ही ऑप्शन बच गया। सूरजकुंड में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों? ऑप्शन बी असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। सूरजकुंड में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के खालिस्तान अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है। तो दोस्तों, जो हरियाणा राज्य से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो हरियाणा के 4 जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उनके अंदर वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है। कितने शहरों पर? 4 शहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा की आधिकारिक भाषा है? ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी है दोस्तों। तो हरियाणा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑप्शन दिए हैं हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी या फिर जाटू। तो दोस्तों, हरियाणा की जो आधिकारिक हमारी भाषा है वो कौन सी है? वो है ऑप्शन सी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा खालिस्तान और या औरों से दिल्ली को घेरता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि हरियाणा दिल्ली को कितनी साइड से घेरता है? तो दोस्तों, हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। और दक्षिण पूर्व में हरियाणा के दिल्ली है, एक साइड फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत की जो सीमाएं हैं हरियाणा की दिल्ली से लगती हैं, और दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों को ठूंठ जलाने से रोकने के लिए खालिस्तान प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थोड़ा बहुत जीके पर ध्यान देते हो तो हरियाणा के अंदर जो रोज़ कहते हैं कि वायु प्रदूषण हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी रोज़ कहते हैं कि हरियाणा पंजाब वालों ने वायु प्रदूषण कर दिया। वो किस वजह से होता है दोस्तों? जो चावल की फसल होती है, धान की फसल होती है, उसकी जो पराली जलाने से जो पोल्यूशन होता है उसको कहा गया है। जो ठूंठ बोलते हैं, जो फसल कटने के बाद नीचे का हिस्सा बन जाता है फसल का, उसको जलाने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने छोटे और सीमांत किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मशरूम उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला उत्कृष्ट है? तो दोस्तों, मशरूम का उत्पादन जो होता है, खुम्बी कहिए या मशरूम कहिए, उसका उत्पादन हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? सोनीपत जिला मशरूम उत्पादन में हरियाणा में नंबर 1 है। कौन सा जिला? सोनीपत जिला मशरूम उत्पादन में हरियाणा में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत सरकार ने पंजाबी की मान्यता के लिए संसदीय समिति की स्थापना की थी, जिसका नेतृत्व खालिस्तान ने किया था। तो दोस्तों, किसने किया था इस संसदीय समिति का नेतृत्व? सरदार हुकम सिंह की नेतृत्व में पंजाबी की मान्यता के लिए जो समिति गठित की गई थी उसका नेतृत्व किया था ऑप्शन सी सरदार हुकम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आए हैं। एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर निवास कर सकता है और फाइलों को हटा सकता है, किसी भी सॉफ्टवेयर से अनपेक्षित तरीके से काम करवाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों, जो कंप्यूटर में अपनी मर्जी से काम करवाए, फाइलों को डिलीट कर दे, उसको क्या कहते हो? सबको पता है वो क्या होता है?
वायरस होता है। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो कंप्यूटर आपकी मर्ज़ी से नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ही काम करता है, हैंग हो जाता है, फाइलें डिलीट भी हो सकती हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपनी मर्ज़ी से ही चलता है, वो कुछ भी काम कर सकता है। तो दोस्तों वो क्या होता है? वायरस होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हमें विंडोज एक्सपी, लिनक्स, डोस और पाइथन। तो दोस्तों आप सभी को पता है पाइथन कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, जबकि विंडोज एक्सपी, लिनक्स और डोस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंप्यूटर की भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है? ऑप्शन डी पाइथन। और क्या क्या है? विंडोज एक्सपी, लिनक्स और डोस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पाइथन कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस भी है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हमें मॉनिटर, प्रोसेसर, कीबोर्ड और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों जो एक इनपुट भी है, आउटपुट भी है, स्टोरेज डिवाइस भी है, वो क्या होता है? कंप्यूटर का सीपीयू होता है या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और साथ के साथ एक स्टोरेज डिवाइस भी है, वो होता है कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल पता पूछा गया है कि ईमेल को कैसे बनाया जाए। बिल्कुल जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखो जैसे पहले कोई भी नाम लिखते हैं, आप अपना नाम लिखो, फिर @ लिखो, फिर आप कौन सी साइट पर वो बना रहे हो और फिर डॉट, जो वो कुछ भी जो आप देते हो दोस्तों वो होता है एक आईडी जो जीमेल बनाते हैं। देखो जैसे आपने जीमेल बनाई है, जैसे मेरी जीमेल है दोस्तों dhaniababita@gmail.com। तो देखो शुरू में आप अपना नाम लिखते हो, फिर होता है, फिर जीमेल आएगा, फिर आएगा .com। दोस्तों आगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इजी हैं, कभी जब लाइव क्लास होगी तो इनको करवाया जाएगा। बाकी सारे के सारे जो इसके 50 से आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, वो क्योंकि ये एमकॉम और बीकॉम लेवल का एग्ज़ाम था, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम है जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। कॉमन पोर्शन हमने कवर कर लिया है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पहले की वीडियोज़ ना देखी हो, क्योंकि ये हमारी 6th वीडियो है, 5 पोर्शन जो वीडियो के हमने पहले अपलोड कर चुके हैं, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं। नहीं देखी हो तो जाकर ज़रूर देखिए। प्रीवियस ईयर आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस क्राइटेरिया में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये तो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।